नमो बुद्धाय दोस्तों। आज मैं फिर हाजिर हूं आपके सामने एक नया विषय, नई जानकारी, वो भी भारतीय इतिहास की लेकर के। आपने मेरे पिछले वीडियो जो कि कुंभ मेले की हकीकत, जो उसका वास्तविक इतिहास था, उस पर था, उस पर आपका भरपूर सहयोग मिला, उसके लिए धन्यवाद। और मैंने आपसे कहा था मैं आगे भी इस प्रकार के खुलासे, इस प्रकार के इतिहास के रहस्योद्घाटन आपके सामने लाता रहूंगा। तो मैं फिर से हाजिर हूं, फिर से नया ऐसे इतिहास लेकर के आ रहा हूं जो भारतीय इतिहासकारों को लाने चाहिए थे। आज हमारे बहुजन समाज के बुद्धिजीवी लोग जो खुलासे कर रहे हैं, हमारे बहुजन समाज की जो रिसर्च स्कॉलर्स हैं, वो नए इतिहासों का रहस्योद्घाटन कर रहे हैं अपनी मेहनत से। अगर भारतीय इतिहासकारों ने ईमानदारी से अपना काम किया होता तो आज इतिहास कुछ और होता। जो हमें पढ़ाया गया बचपन से वो ना होता। तो दोस्तों, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सिंह की एक पुस्तक है, इतिहास का मुआयना। उन्होंने जो भारत का इतिहास है, भारत के संस्कृति है, उस पर अपना नजरिया प्रकट किया है, लेकिन तर्कों के साथ। और वो तर्क अकाट्य हैं, सबूतों पर आधारित हैं। तो वो मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं, और उसी का एक चैप्टर है वैदिक काल। तो दोस्तों, ये इस प्रकार है, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले फिर आपसे एक आग्रह, अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, और सबसे बड़ी बात, वीडियो में अंत तक बने रहिए। तो आज का वीडियो इस प्रकार है। आप जो कह रहे हैं कि सृष्टि के आरंभ में ही वेदों की रचना हो गई थी, तो यह सिर्फ हवाबाजी है, असंभव। वेद आदिम सभ्यता की नहीं, बल्कि एक संगुफित, जटिल और पेचीदा सभ्यता की रचना है। आदिम समाज की नहीं है वेद। आप भ्रम में हैं। वेद एक बेहद जटिल और पेचीदे समाज की रचना है। यह आदिम मस्तिष्क की नहीं, बल्कि एक घुमावदार मस्तिष्क की उपज है। वेद भाषा का प्रत्येक संस्थान, अर्थात ध्वनि तंत्र, और आप तो जानते ही होंगे कि वेद व्यास ने कुल मिलाकर 18 पुराण लिखे हैं। 18 पुराणों में 11वां पुराण भविष्य पुराण है। भविष्य पुराण में मुगल काल भी है, तुलसीदास भी है, महारानी विक्टोरिया का राज्यारोहण भी है। निष्कर्ष तो अंग्रेज व्यास युग में आए थे, या तो वेद व्यास अंग्रेज काल में थे। समझे दोस्तों, इतिहासकारों ने बताया है कि प्राचीन काल में जाति व्यवस्था का ढांचा श्रम विभाजन के आर्थिक सिद्धांत पर खड़ा था। अब आप ही बताइए कि जो जातियां कोई श्रम नहीं करती, जो दूसरों के श्रम पर जीवित हैं, उनकी जाति कैसे बनी? पुराण का अर्थ होता है बहुत पुराना, एकदम प्राचीन काल का, जीर्ण शीर्ण। इसका नाम ही साबित करता है कि पुराण बहुत पुराने नहीं हैं। जिस समय पुराण लिखे गए होंगे उस समय तो पुराण नए होंगे, मगर लेखक ने चालाकी करते हुए इनका नाम पुराण रख दिया, ताकि लगे लोगों को कि भ्रम में इसे बहुत पुराना समझें। नए को बहुत पुराना होने का भ्रम पैदा करने के लिए इन पुस्तकों का नाम पुराण रखा गया। वैदिक भाषा की प्राचीनता की दुहाई देते हुए आप जो पपीहे की तरह सिंधु सिंधु की रट लगाए हुए हैं, तो जान लीजिए कि वैदिक भाषा में पत्थर और तांबे पर लिखे की तो बात छोड़िए, मिट्टी पर भी लिखा हुआ आज तक कहीं कोई ठीकरा भी नहीं मिला। इतिहासकारों ने जिस वायु पुराण को गुप्त काल का मानकर गुप्त युगीन जनजीवन के चित्रण में इस्तेमाल किया है, वह वस्तुतः 14-15वीं सदी का है।
वायु पुराण में गयासुर का मिथक वर्णित है। LSS ओमौली ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक गया में लिखा है कि गयासुर का मिथक 14वीं-15वीं सदी का है। गयासुर का मिथक गया के गयावाल पंडों ने गढ़ा है। गयावाल पंडे मध्यकाल के मध्वाचार्य के समय के हैं और उन्हीं के समर्थक हैं। जब गयावाल पंडे ही मध्यकालीन हैं, तब गयासुर का मिथक प्राचीन कैसे हो जाएगा? इतिहासकारों को गुप्तकालीन जनजीवन के चित्रण में वायु पुराण का इस्तेमाल बंद कर देना चाहिए। वैदिक युग सही मायने में इतिहास की टर्मिनोलॉजी है ही नहीं। कहीं पढ़े हैं बाइबल युग, कुरान युग? यह कैसा इतिहास लेखन है जिन वेदों के खुद का ही ऐतिहासिक साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए, उन्हें ही ऐतिहासिक साक्ष्य मान लिया गया है। भारत के दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर मंदिरों की संख्या बढ़ती चली गई है। तब क्या माना जाए कि भारत में मंदिर कला का विकास दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर हुआ है? कहीं कोई उल्टे पैर तो समुद्र में नहीं घुसा जिससे कि ऐसा लगे कि कोई समुद्र से निकला है? भूगोल तो आप तभी ना कहिए जब साबित हो जाए कि पृथ्वी गोल है। ईसा से हजारों साल पहले भारत में आर्कटिक को कौन जानता था? विश्व के नक्शे पर आर्कटिक था कहां? आर्कटिक की खोज तो बहुत बाद में हुई है। ईसा से हजारों साल पहले आर्कटिक से भारत के संबंध का कोई सबूत नहीं है। फिर आर्कटिक से आर्य भारत में कैसे आए? गौतम बुद्ध ने वैदिक साहित्य का विरोध नहीं किया, बल्कि वैदिक साहित्य ही गौतम बुद्ध के विरोध में लिखा गया है। अवेस्ता और वेद दोनों ही एक ही धातु हैं, अर्थात दोनों का अर्थ ज्ञान होता है। ऋग्वेद में वर्णित किसी भी चीज के अवशेष तो धरती पर मिलते नहीं। न सिक्के मिलते हैं, न इंद्र के सभा भवन की ईंटें मिलती हैं, न कुएं मिलते हैं, न ही किसी युद्ध के शस्त्र मिलते हैं। इतिहासकार बेचारे बने हुए हैं। भारत के किसी भी कोने में जब भी पता चलता है तो कोई सभ्यता मिली है, तब इतिहासकार उसे ऋग्वेद से जोड़ने का प्रयास करते हैं, मगर जोड़ नहीं पाते हैं। आप पांडुलिपि की बात करते हैं तो ये ऋग्वेद की ईसा पूर्व की पांडुलिपि है। कहाँ का मृत जैविक वस्तु मिलती कहाँ है? कार्बन डेटिंग कीजिएगा। आप पांडुलिपि की बात करते हैं, ऋग्वेद की ईसा पूर्व की पांडुलिपि है। कहाँ? या मृत जैविक वस्तु मिलती कहाँ है कि कार्बन डेटिंग कीजिएगा। पांडुलिपि तो बहुत दूर की बात वस्तु है। ईसा पूर्व का कोई भी अभिलेख नहीं मिलता जिस पर वेद जैसा कोई शब्द लिखा हो। अशोक के अभिलेखों में वेद शब्द सिरे से गायब है। वेदों का समय बताया जाना अभी तक मौखिक ही है। कौन आया, किसके देश में, कौन हुआ गैर? आर्य आए थे द्रविड़ों के देश में, तो आर्य हुए अद्रविड़ या द्रविड़ेतर। द्रविड़ क्यों होंगे अनार्य आर्येतर? ये तो उल्टा है भाई ना। आप जो सोच रहे हैं आस्तिक का अर्थ ईश्वर में विश्वास करना और नास्तिक का अर्थ ईश्वर में विश्वास नहीं करना है, तो आप भ्रम में हैं। हिंदू दर्शन में वेदों का विश्वास करे वह आस्तिक है और जो वेदों पर विश्वास नहीं करे वो नास्तिक है। मीमांसा और सांख्य दर्शन ईश्वर में विश्वास नहीं करते हैं, मगर वे वेदों में करते हैं, इसलिए उन्हें आस्तिक दर्शन माना गया है। वेदों में विश्वास का मतलब क्या है? वही वर्ण व्यवस्था में विश्वास। इसलिए जो वर्ण व्यवस्था में विश्वास करे वो आस्तिक है और जो वर्ण व्यवस्था में विश्वास न करे वो नास्तिक है। ऋग्वेद काल को पोटेशियम ऑर्गन विधि से मापा नहीं जा सकता है। कारण यह है कि यह विधि 1 लाख वर्ष से 50 अरब वर्ष तक के समय के लिए उपयोगी है। ऋग्वेद के प्रमुख देवता अग्नि है, मगर ऋग्वेदिक साक्ष्य के संदर्भ में आग में पकाई हुई कोई भी वस्तु नहीं मिलती है कि पुरातत्ववेत्ता इसमें उम्र निर्धारण कर सके। यदि एक ही स्थल के से विभिन्न अग्नि अवशेष भी मिल जाते तो काल निर्धारण में सुविधा होती, मगर वे मिलते ही नहीं। वरना क्लोरीन, नाइट्रोजन और यूरेनियम की घटती बढ़ती मात्रा से पुरातत्ववेत्ता कुछ निष्कर्ष निकाल सकते थे। कुल मिलाकर ऋग्वेद का समय
निर्धारण के लिए खगोल शास्त्र, भाषा, कालक्रम, विज्ञान, साहित्यिक साक्ष्य और जनश्रुतियां ही मूल आधार बचते हैं। खगोल शास्त्र, साहित्यिक साक्ष्य और जनश्रुतियां थोड़ा सरल प्रमाण है, शेष बचता है भाषा, कालक्रम, विज्ञान। भाषा कालक्रम विज्ञान के समक्ष समस्या ये है कि वैदिक संस्कृत वर्तमान में बोली नहीं जाती, इसलिए वह भी विफल है। अब आप ऋग्वेद का समय प्रमाणिक तौर पर कैसे निर्धारित कर पाएंगे, इसलिए इसके समय को लेकर सैकड़ों, हजारों, लाखों वर्ष तक के फासले पर विवाद है। ऋग्वेद का काल निर्धारण इतिहासकारों की मनमानी करने के लिए विशाल संभावनाओं का क्षेत्र है। ऋग्वेद ऋषियों को ऋग्वेद को प्राचीन साबित करने के चक्कर में बतौर औजार री शब्द का आविष्कार हुआ। री के आविष्कारक ने री का आविष्कार तो बहुत बाद में किया, लेकिन री को बहुत प्राचीन साबित करना था। तो री को बहुत प्राचीन साबित करने के लिए आविष्कार ने एक साजिश रची और उसने बगैर सोचे समझे इसे ले जाकर वर्णमाला के शब्द स्वरों में बैठा दिया। री को वर्णमाला के स्वरों में उसने इसे इसलिए बैठाया ताकि कहा जा सके कि वह बहुत प्राचीन ध्वनि है, जब उसका उच्चारण स्वर की भांति होता था। मगर री का उच्चारण स्वर की भांति कभी नहीं होता था, सबूत भी नहीं है, इसमें स्वर का कोई गुण ही नहीं है। री का आविष्कार ऋषियों को ऋग्वेद को कई मामलों में आधा अधूरा बहुत प्राचीन साबित करने में तो सफल हो गया, मगर दुनिया के भाषा वैज्ञानिकों को हैरत में डाल गया। आज सभी भाषा वैज्ञानिक कहते हैं री का उच्चारण बहुत प्राचीन काल में स्वर की भांति कैसे और कहां होता था, हमें नहीं पता। अभिलेखीय साक्ष्य कहते हैं री प्राचीन ध्वनि नहीं है, तो जाने क्यों भाषा वैज्ञानिक इसे प्राचीन मानने पर तुले हुए हैं। लिपि वैज्ञानिकों ने बताया कि हमारी वर्णमाला में शुंग काल से पहले री था ही नहीं, इसलिए इसके लिए ऋग्वेद लिखे जाने का सवाल ही कहां पैदा होता है।